हमारे चैनल के वीडियोस पर हमें अक्सर एक कमेंट कई बार देखने को मिलता है। लोग हमसे ये पूछते हैं कि औरतों के लिए अलग से YouTube चैनल क्यों चला रहे हो? अब तो बराबरी का जमाना आ गया है, फिर ये तथाकथित भेदभाव क्यों कर रहे हो? और अगर ऑड नारी चैनल है तो फिर ऑड नर चैनल या ऑड पुरुष चैनल भी होना चाहिए। ऐसे कमेंट्स करने वालों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि बराबरी का जमाना अभी आया नहीं है, बल्कि आने वाला है, आने के रास्ते पे है। क्योंकि भारत में आज भी हर स्तर पर अलग अलग तरह से महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, केवल और केवल बराबरी के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए। वो औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वो भी संघर्ष कर रही हैं, और जो सबल हैं वो भी अलग स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। इसके अलावा औरतों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हमसे दूर चार दीवारी के अंदर रह रहा है। वो वर्ग जिसका जबरन मुंडन कर दिया जाता है, जिसके पास पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के कुछ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में रहने वाली औरतों के बारे में, जो मानसिक तौर पर बीमार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन औरतों के हालात पर चिंता जताई है और उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। क्या है ये पूरा मामला? मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाली औरतें किस हाल में हैं, बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑड नारी शो। गौरव बंसल नाम के एक वकील हैं, ह्यूमन राइट्स और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने भारत के मेंटल अस्पतालों के हालात में सुधार लाने की मांग रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स में याचिकाएं डाली थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट की माने तो 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गौरव बंसल की एक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे लोगों के रिहैबिलिटेशन की मांग की गई थी, साथ ही उनके वैक्सीनेशन की भी मांग रखी गई थी। इसी के साथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों में रहने वाली औरतों की दयनीय स्थिति पर भी सवाल खड़े किए गए थे। याचिका में कहा गया था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में औरतों का जबरन मुंडन कर दिया जाता है, ये कहकर कि उन्हें जुए से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस में औरतों को उनके बच्चों से अलग रखा जाता है और कुछ में तो सैनिटरी नैपकिन्स जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। एडवोकेट गौरव बंसल ने निमहंस की 2016 में आई एक रिपोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की 2020 में आई स्टडीज का हवाला देते हुए ये बात कही। निमहंस अभी हमने बोला, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी दिक्कतों पर ध्यान देते हुए गंभीर चिंता जताई। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, निमहंस की 2016 की स्टडी और 2020 में NCW की स्टडी के आधार पर यह हाईलाइट किया गया है कि मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में औरतों को कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है और उनके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है। जो मुद्दे उठाए गए हैं वो गंभीर चिंता का विषय है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया है कि मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में रहने वाली औरतों का जबरन मुंडन ना कराया जाए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए। साथ ही इंस्टीट्यूशंस से ये भी कहा गया कि महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया कराए जाएं। तीसरा अहम निर्देश ये दिया गया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक महिलाओं का प्रॉपर मेडिकल टेस्ट कराया जाए, जिससे ये पता लग सके कि उनके बच्चे उनके साथ रह सकते हैं या नहीं। महिलाओं के मुद्दे पर निमहंस और NCW की जिन रिपोर्ट्स का जिक्र हुआ उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि याचिका में और क्या क्या कहा गया था। एडवोकेट गौरव बंसल की याचिका में यह भी कहा गया था कि मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस में हजारों ऐसे लोग रह रहे हैं जो ठीक हो गए हैं और अब उन्हें इंस्टीट्यूशंस की बजाय रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखना चाहिए या फिर हाफ वे होम में रखना चाहिए। हमारे साथी नीरज ने एडवोकेट गौरव बंसल से बात की। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्हें RTI और अन्य सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली थी कि देश के करीब 43 सरकारी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में कुछ नहीं तो 5000 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें अपना ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह मेंटल हेल्थ से जुड़ा सोशल स्टिग्मा है और कई दिनों तक मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने के बाद अचानक से घर के माहौल में एडजस्ट होने में भी दिक्कत आती है। इसलिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर या हाफ वे होम बनाने का निर्देश दिया गया था। हाफ वे होम यानी घर पहुंचने तक का आधा सफर तय कर लेना। इन सेंटर्स में ठीक हो चुके लोगों को घर पहुंचने के लायक बनाया जाना था, लेकिन कई राज्य की सरकारों ने इस निर्देश पर ठीक से काम नहीं किया। महाराष्ट्र ने अलग से रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के बजाय ओल्ड एज होम और बेगर्स होम में उन्हें शिफ्ट करना शुरू कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ओल्ड एज होम को हाफ वे होम या रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर कंसिडर किया जाने लगा।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के इस रवैये पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि मेन टास्क रिहैबिलिटेट करना है, रीलोकेट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रह रहे लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाए और इसके लिए टाइम बाउंड शेड्यूल 1 महीने के अंदर तैयार किया जाए। कोर्ट ने आगे ये भी निर्देश दिया कि सभी राज्य में 6 महीने के अंदर जितनी हो सके हाफ वे होम्स तैयार किए जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को यह निर्देश दिया गया कि वो हर महीने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मीटिंग करें और हाफ वे होम्स, रिहैबिलिटेशन होम्स को लेकर कितना काम हुआ ये ट्रैक करें। इस मामले पर अगली सुनवाई अब दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में होगी। अब लौटते हैं मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाली महिलाओं के मुद्दे पर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे साथी नीरज ने एडवोकेट गौरव बंसल से बात की है। हमने उनसे और भी डिटेल में जानना चाहा कि औरतों की क्या हालत है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूशन के हाल खराब हो, कुछ सही भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा। सुनिए वे क्या कहते हैं। महिलाओं की जहां तक आप दिक्कतों की बात कर रहे हैं, तो हर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। जैसे दिल्ली का इभास जो हॉस्पिटल है, वहां ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक अच्छा, एक आप कह सकते हैं टायर 1 का हॉस्पिटल हो चुका है, जो एक एग्जाम्पल क्रिएट हो चुका है अपने आप में। या फिर आप कह सकते हैं इधर निम्हांस में कभी आपको ऐसी चीजें नहीं होती दिखेंगी। ये वो मानसिक अस्पताल हैं जो कि जैसे कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में कुछ मानसिक अस्पताल हैं, वहां पे ये दिक्कतें पाई गई थी। निम्हांस की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है, जो निम्हांस की रिपोर्ट है। तो कुछ अस्पताल जो अच्छे अस्पताल है, अच्छे अस्पताल में जैसे कि आप मान लीजिए इबास हो गया, निम्हांस हो गया, रिनपास हो गया, और जो केंद्र से रिलेटेड है, वहां पे तो ऐसी चीजें नहीं सामने आई है। मगर हाँ, जो निम्हांस की ही रिपोर्ट है, जब वो लोग गए थे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के कहने पर, तो उन्होंने अपनी रिपोर्टों में लिखा हुआ है कि बहुत दयनीय स्थिति है। और दयनीय स्थिति क्या है, जैसे कि उनको सैनिटरी नैपकिन्स नहीं प्रोवाइड हो रहे, उन्हें नहाने की बात आती है तो उन्हें गर्म पानी नहीं मिलता है ठंड के टाइम में, और अगर टॉयलेट एक है तो उसमें 4-4 लोग एक साथ नहलाए जाते हैं जबरदस्ती। बाल इस नाम से काटे जाते हैं कि उन्हें जो लाइस की प्रॉब्लम है, जिसे हम जुएं कहते हैं हिंदी में, तो उसके कारण उनके बाल काट दिए जाते हैं। बच्चों को रखने नहीं दिया जाता है मेंटल इलनेस के नाम पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिसके पास 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो वहां पे ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है आज के समय में कि वो बच्चों को रख सके। तो बेसिकली इन द नेम ऑफ मेंटल इलनेस, की मेंटल इलनेस के नाम पर वो बच्चों को सेपरेट कर देते हैं। और जबकि आप, जितनी मेरी समझ है या जितना मैं डिफरेंट मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके या एक्सपर्ट से समझा हूँ इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि हर मानसिक जो बेसिकली बीमारी है वो एकदम अपने आप को हार्म करेगा या दूसरे को हार्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2016 का भी जिक्र हुआ था। कहा गया था कि एक्ट के सेक्शन 104 का उल्लंघन हो रहा है। ये एक्ट क्या है और सेक्शन 104 का उल्लंघन कैसे हो रहा है, इसका जवाब भी हमें गौरव ने दिया। सुनिए। 104 ये कहता है कि कोई 104 है कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। अब जो हम एक केस लड़ रहे हैं जो रिहेबिलिटेशन होम से रिलेटेड है, तो इसमें एक बड़ा ही अनोखा सा एक चीज सामने आई कि कैसे कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें देखा कि सारे राज्य क्या करने लग गए थे कि जैसे कोर्ट ने कहा कि भाई आप रिहेबिलिटेशन होम्स बनाएं, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि उनके जो पहले से मान लीजिए ओल्ड एज होम है या बेगर्स होम है या चिल्ड्रंस होम है या वुमेन्स होम है, उन्होंने वो जो सारे के सारे लोग ऐसे थे, जैसे महाराष्ट्र ने और यूपी ने ऐसे ही करा है। महाराष्ट्र ने वो सारे लोग उठाए और डाल दिए यहाँ पर बेगर्स होम में या कस्टोडियल होम में। और जबकि कानून कहता है कि कस्टोडियल होम में किसी भी ऐसे प्रकार का कोई बंदा रह ही नहीं सकता। तो मैंने यही दिखाया कि जब कानून ये कहता है कि भैया यहाँ पे ऐसे कोई रह ही नहीं सकता, तो ये लोग कैसे यहाँ पर रिलोकेट करे जा रहे हैं। तो बेसिकली सारे राज्य, अच्छा यूपी ने एक और उदाहरण प्रस्तुत करा। देखिए, जब एग्जीक्यूटिव विल नहीं होगी ना, तो वो बाईपास करेगी सारी चीजों को, तो वो अपने अपने तरीके बना लेते हैं। तो यूपी की तरफ से अनोखा मामला आया। यूपी ने क्या करा कि जो ओल्ड एज होम है उनका नाम बदल के रिहेबिलिटेशन होम रख दिया, तो वहां पे नाम बदल दिया गया। तो यही चीज हमने कोर्ट में दिखाया कि क्या खेल हो रहा है
कि आप जब मान लीजिए कोर्ट ने कहा है कि भाई रिहेबिलिटेशन होम बनाओ, तो सबसे अच्छा तरीका महाराष्ट्र हो, यूपी हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब अधिकारी अपने अधिकार का मिसयूज करने लगे या उन्हें लगे, और क्यों करा जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं करना चाहते हेल्थ सेक्टर पे, सबसे, और कोई रीजन नहीं है। आप धर्म के नाम पे, मैं यहाँ पे मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूँ, ना ही मेरा कोई मतलब किसी भी तरीके से पॉलिटिकल होने का किसी भी तरीके से वो है कि मैं इच्छा है, मगर आपको मैं आज के समय में जो मैंने समझा है या जो देख रहा हूँ कि धर्म पे नाम पे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई हो, मगर धर्म के नाम पे तो लोग पैसा निकालते हैं या सरकारें पैसा निकालती है, मगर जब बात आती है इंसानी हक और हकूक की, या बात आती है ह्यूमन राइट्स की, या बात आती है मेंटल हेल्थ राइट्स की, तो शायद ये बहुत पीछे हो जाता है। और किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कोर्ट, आप कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेशों तक को वो धता बताने के लिए इस तरीके से बाईपास करने लग जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र या यूपी ने। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे भी हमने तसल्ली से जानना चाहा एडवोकेट गौरव से। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है सारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से, किसी खास स्टेट से नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई खास स्टेट है, मगर जो तरीके का एक मोडस ऑपरेंडी हर स्टेट ने दिखाया है, जहां पे वो बाईपास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज थे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज, जब सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को मालूम पड़ा कि ये कुछ हॉस्पिटल्स में ये ऐसी दुर्दशा है वुमेन्स की, जहां पर कि उनके हाइजीन का, उनकी प्राइवेसी का, या मदर चाइल्ड वेलफेयर का, या फिर उनके क्या कहते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी अलाउंसेस, या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड्स का ध्यान नहीं रखा जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त करी और ये फिर आदेश दिया भारत सरकार को और सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को, वो इसमें देखें और उचित कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसे लोगों का हक और हकूक की को सुरक्षित करा जा सके और उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके, और जिससे कि फिर वो रिहेबिलिटेशन की ओर जा सके। इतनी सारी चर्चा के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि कुछ मेंटल केयर इंस्टीट्यूशंस के हाल काफ़ी ख़राब है, बहुत सारी सुविधा का अभाव है, लेकिन नियमों के मुताबिक एक तथाकथित आदर्श मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, ये भी हमने जाना एडवोकेट गौरव से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए। वो क्या है, वो कोई मतलब कोई बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स नहीं है। आपको अच्छा खाना मिले, आपको हाइजीन पे ध्यान मिले, आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान मिले, ट्रीटमेंट पे ध्यान मिले, रिहेबिलिटेशन पे ध्यान मिले, आपकी आइडेंटिटी का ख्याल रखा जाए, आपके हाइजीन का ख्याल रखा जाए, आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। यही सब चीजें मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात इससे जब आप ऊपर उठते हैं, जैसे कि मतलब ये तो कुछ बुनियादी चीजें हो गई, मगर जब आप एक सीढ़ी ऊपर आप पायदान पे चलते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि लॉन्ग स्टे नहीं होना चाहिए किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में। लॉन्ग स्टे का मतलब ये है कि हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर बंदा को ठीक होना है तो वो 3 से 6 महीने के बीच में ठीक हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी आदमी अगर है तो वो 3 महीने के समय में उसमें पर्याप्त बदलाव आ जाते हैं। तो और अगर वो दवाई कंटिन्यू रखे अपनी, तो फिर वो उसी तरीके से बदलाव और ज्यादा कह सकते हैं दिखते चले जाएंगे। और तो लॉन्ग स्टे नहीं होना चाहिए। और बाय द वे लॉन्ग स्टे है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो दवाई का जितना असर होना था हो गया, उसके आगे अब कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए फिर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज आए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, जो भी जिस प्रकार की कंडीशन उनकी है उसी हिसाब से उनको उसी समय या फिर आप रिहेबिलिटेशन होम्स या हाफवे होम्स में रखा जाए, जिससे कि एक बेड ना घिरा रहे। देखिए, समझने की बात है कि हमारे यहाँ पर करीब 2% गरीबी रेखा से, मतलब जिसे कहते हैं कि सड़क पे रहते हैं लोग, और जो सड़क पे रहते हैं वो मोस्टली होमलेस जिसे हम कहते हैं। गरीबी का और अपने आप में मानसिक बीमारी का एक बहुत घना रिश्ता है। तो इन सब चीजों को भी समझने की जरूरत है कि जब 2% अब अपनी देश की आबादी का कह रहे हैं, और सिर्फ 43 मेंटल गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स है जहां पर के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब कि एडमिशन की चीजें हो सकती है, एडमिट कर, तो हर एक बेड कीमती है। तो किसी भी बेड को इन द नेम ऑफ लॉन्ग टर्म पेशेंट को नहीं रखना चाहिए, उसको आगे शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बेड खाली रहे और किसी जरूरतमंद को मिल सके। और जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि रिलोकेशन, रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी एंड देन रिहेबिलिटेशन, इसको फॉलो करना चाहिए।